उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने हैं और प्रथम 2 चरणों के मतदान 11 फरवरी और 15 फरवरी को होने हैं और शुरुआत होनी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। 140 सीटें यहाँ पर हैं और इसीलिए ये समझने के लिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है, हम इस वक्त हैं मुजफ्फरनगर में। हमारे साथ आप चला रही हैं ये गाड़ी, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। कितने दिनों से चलाती हैं आप ये? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए आपको चलाते चलाते? कभी कोई दिक्कत आई? तो बहुत सारी हैं। हाँ। बहुत दिक्कत है। चुनाव में आप चाहती हैं कि लोग बाग आपकी दिक्कतें सुने और हल कर निकालें? कोई नहीं सुनता भैया जी, गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता। चलिए, ये मिजाज है और इस मिजाज के साथ शुरुआत हम आज की अपनी इस यात्रा की कर रहे हैं, जो कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में करेंगे और आपको लिए चलेंगे मुख्तलिफ गाँव में। मुजफ्फरनगर खासतौर पर इसलिए भी याद किया जाता है कि यहाँ वो दंगे हुए थे जिन्होंने 2014 के चुनाव को इस प्रदेश में कहा जाता है निर्णय किया था। चौधरी चरण सिंह के जमाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान एकता की मिसालें पेश की जाती थी। यहाँ का जाट समुदाय और मुसलमान बिरादरी आपस में मिलजुल कर वोट किया करता था, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों ने इस क्षेत्र के सियासी मानचित्र को बदल दिया। हालात ये हो गए कि 2014 के लोकसभा चुनाव सिर्फ एक मुद्दे, सांप्रदायिक मुद्दे पर ही निर्णित हो गए। अब एक और चुनाव सामने है और इस बार कौन से मुद्दे हैं यह समझने के लिए हम इस क्षेत्र में आए तो पहुंचे सबसे पहले तिसंग गांव, जो कि मुस्लिम बहुल गांव है। नमस्कार। नमस्कार, आइए। गांव तिसंग हो या फिर मुजफ्फरनगर के दूसरे गांव, सभी गांव में एक चर्चा तो जरूर है कि आखिरकार जब 97 उम्मीदवार बसपा की तरफ से घोषित हो गए हैं तो क्या इनके बारे में भी सोचने की जरूरत है, या फिर समाजवादी पार्टी के जो कार्य रहे हैं पिछले 4.5-5 सालों में उस पर ही ध्यान दिए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री कहीं न कहीं कुछ वादे जो करते हैं उसमें सबका साथ सबका विकास की बात होती है, तो क्या उस तरफ भी तवज्जो है? ये तमाम बातें समझने की जरूरत चुनाव से इन पहले, और हम इस वक्त आ गए हैं मुजफ्फरनगर के एक मुस्लिम बहुल गांव में। अब जब वो मांगने लगे पैसे पहले ले रहे, जीतने की कोई गारंटी नहीं है, वोट की कोई गारंटी नहीं है, तो इस वजह से अभी भी देखिए बुढ़ाना में 3 मुस्लिमों का टिकट होता है। सबसे पहले एक नई मलिक का होता है, करोड़ों रुपया उसका खर्च करवा दिया जाता है, फिर उससे ज्यादा राव आरिफ ने दे दिया, फिर राव आरिफ का कर दिया जाता है, फिर उससे ज्यादा तीसरे ने दे दिया, अब फिर उसको कंवर हसन को कर दिया जाता है, फिर कंवर हसन का काट करके अब कादिर राना की मिसिज को दे दिया जाता है। यानी कि जो ज्यादा पैसे देगा वो टिकट लेगा। इस वजह से मुस्लिमों का चाहे कोई भी आवे, चाहे कोई मौलवी आवे बसपा से, उसको वोट नहीं देने का मन है। क्या 97 सीटों का असर नहीं रहेगा, आपको भी लगता है? जी हाँ, बिल्कुल लगता है। हाँ। कोई असर नहीं रहेगा। इस बार मुस्लिम जो वोट है वो सिर्फ सपा और उसके गठबंधन को ही करेगा। ऐसा क्यों? अजी उन्हें कौन वोट दे रहा? वोट तो बस नोटबंदी के उस पे चलेंगे, वोट नोटबंदी के सवाल पे चलेंगे। नोटबंदी के उस पे चलेंगे। जो मोदी ने करा वो बढ़िया करा, उसे ही वोट देनी। मोदी को ही और क्या है, अपना ठीक कर दिया है। कौन से मुद्दे रहेंगे जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे आपके गाँव में? विकास के रहेंगे, समाजवादी ने विकास किया, उसके मुद्दे रहेंगे सब। समाजवादी पार्टी ने विकास किया है। कौन कौन सी ऐसी बातें जो आपके गांव में बदलाव के तौर पर आपको दिखी पिछले 5 साल में? बहुत बदल गया मामला। जैसे योजना 100 नंबर गाड़ी है, समाजवादी पेंशन है, बहुत ऐसे काम हो गए। चंद्रवीर जी, ऐसा है कि देखिए चुनाव है सामने, तो जाहिर है कि कुछ लोग इस दल के होंगे, कुछ लोग उस दल के होंगे। आपको क्या लग रहा है कि इस क्षेत्र में अखिलेश सरकार के विकास के कार्य की बातें हुई, मोदी जी के नोटबंदी के समर्थन के लोग हुए, बसपा की तरफ से 57 सीटें मिली, तो आपको क्या लगता है कि इन सब बारे में आपका क्या ख्याल है और किसे वोट आप करेंगे? हम तो बीएसपी को करेंगे, और समाजवादी का बिल्कुल यहाँ से कुछ नहीं है, गुंडागर्दी से अलग कुछ नहीं है, लूटमार से और इससे अलग कुछ नहीं है। बसपा के यहाँ पूरे समर्थक है, वोट भी सबसे ज्यादा निकलेगी,
सब लोग छोल में काम में है बसपा के। पर यहाँ तो विक्रो युवा है, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के कुनबे में जो झगड़ा है तो उससे यहाँ के वोटरों में कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब अखिलेश यादव जी के साथ है और वो उनके आपस का मैटर है, उसमें कोई उनमें आपस में बैठ के बड़े लोग जो है वो मिल बैठ के अखिलेश यादव के साथ, सब अखिलेश के साथ। और जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर कबाल गांव है, घटनाएं घटी थी 2013 में, आप थोड़े छोटे रहे होंगे, आपको लगता है कि सामाजिक स्तर पर एक प्रभाव है जो कि 2014 में दिखा था और 2017 के वक्त होगा नहीं होगा, क्या आपको लगता है? नहीं, हमारे गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ, जब भी उसका भी प्रभाव इतना नहीं पड़ा, थोड़ा डले वाले मारने का काम हुआ बस यहाँ, इससे अलग कुछ नहीं हुआ। और ये जो लड़के हैं ये सब के सब क्या तय कर चुके हैं कि हमें मेरे मुद्दे नहीं हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं सपा या बसपा उसी को हम देंगे? आपको नहीं लगता है कि कुछ आपकी भी बातें होनी चाहिए, उसके आधार पे वोट हो? जी, हम वोट देंगे पीएम मोदी को क्योंकि हमारा मतलब विकास से नहीं है। देखो आप पूरा अब देख लो, इंडिया का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जब वो यूपी में आएंगे वो विकास भी करेंगे। ऐसी बात थोड़ी ना कि विकास नहीं करेंगे, अगर यूपी में आएंगे तो विकास भी करके दिखाएंगे और अखिलेश सरकार से ज्यादा करके दिखाएंगे। आप हमें ये बताइए कि जो घटनाएं घटी थी वो क्या वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करेंगी? नहीं, इस बार कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप? 2000 वोट मिलेंगे, 1500 और 2000 के बीच में बीजेपी बूथ संघ से केवल 2000 गाँव में से। अच्छा, गांव में से 2000 ज्यादातर पता लग जाएगा जब पढ़ेंगे पता लग जाएगा। 1819 वोट मोमडन हो गई यहाँ से। हाँ। सारे की सारी अखिलेश को पड़ेगी। हरिजनों की 400 वोट में मायावती पे जाएंगे, उसकी मायावती पे जाएंगे हरिजनों की वोट। पर भाई साहब ये बात इस तरह से जब सामने आती है वोटिंग पैटर्न के बारे में पहले ही से तय करने लगते हैं लोग कि किसको कितना मिलेगा, आपको लगता है कि यकीनी तौर पर ऐसा ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत ये चुनाव के बाद पता लगता है कि वोटर कितना कहाँ। जरा उदाहरण दीजिए, पहले कभी ऐसा हुआ हो कि? देखिए आप, हमारे यहाँ जो है ये गांव हिंदू बाहुल है लेकिन मुस्लिम इस टाइम यहाँ प्रधान है, हिंदुओं ने वोट करा। इस वजह से जब नोटबंदी का हुआ उस पर भी असर पड़ने वाला, क्योंकि लोग बाग बहुत परेशान रहे। आपको लगता है कि जो नोटबंदी है उससे लोगों को फायदा हुआ? फायदा तो नहीं हुआ कुछ भी, फायदा तो कुछ नहीं। अब आपको क्या लगता है कि जब भाजपा की बात आती है तो यहाँ पे मजबूती से टक्कर, क्योंकि आपने बहुत चुनाव देखे हैं, मजबूती से टक्कर समाजवादी पार्टी दे पाती है या बसपा? समाजवादी देगी। समाजवादी उसकी खास वजह क्या, वो सरकार में है इसीलिए? नहीं, इसलिए नहीं, काम कर रहे हैं बहुत, हर एक उसमें लोगों की बेइज्जती हो। इस इलाके में आखिरकार मूल समस्या जो है वो ये थी कि 2013 के दंगों के प्रभाव 2014 के वोटिंग पैटर्न पर थे। 2017 आ गया, बीच में 3 साल गुजर गए, क्या वो वोटिंग पैटर्न बदल गया? हमारे साथ चौधरी पुष्पेंद्र हैं, इस इलाके में सक्रिय किसान नेता। और आप हमें ये बताइए कि चौधरी चरण सिंह की जो लेगेसी थी, हिंदू मुसलमान साथ वोट करते थे, वो छिन्न भिन्न हो गई थी। अभी फिलहाल 2017 के चुनाव में क्या स्थिति रही? वो केवल एक छोटी सी घटना थी और जो दोषी थे उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उससे अलावा जो है कुछ सांप्रदायिक पार्टियों ने आकर के उसमें जो है आग झोंकने का काम किया और आपस में समाज को लड़ाने का काम किया, बांटने का काम किया। तो मेरी तो यही अपील है, चौधरी चरण सिंह जी के रास्ते पे जब तक किसान बन के आप चलते रहोगे, जाति धर्म से ऊपर चलते रहोगे, आपका भलाई भला है, चाहे कोई सरकार आए, एकजुट होकर के एक मत होकर के चलोगे, अन्यथा आपको बांट के छांट के काट के और जो है रोंदने का काम कोई ना कोई सरकार करेगी। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद हम आपको कुछ और गांव में ले चलेंगे और बताएंगे कि आखिरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव के इन पहले लोगों का मिजाज क्या है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर लोगों के जो भाव प्रदर्शित हो रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं जो कि किसी विशेष घटना या विशेष संदर्भ को ध्यान में रखते हुए बने हैं पिछले 2-3 सालों में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर सामाजिक संरचना कुछ ऐसी रही है कि यहाँ के गांव भी जाति बिरादरी और समुदायों के अनुसार ही बनाए गए हैं। हम इस वक्त पहुंच गए हैं जाट बिरादरी के एक गांव बहादुरपुर मनफोड़ा में जानने के लिए कि आखिर चुनाव के पहले
इनके मिजाज किस तरह से हैं। नमस्कार नमस्कार। वो भटकाव केवल तात्कालिक थी, क्या वो चीजें खत्म हो गई? बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, भटकाव का दौर खत्म हो गया है, आप मानते हैं? बिल्कुल जी, वो उनकी चाल थी, उन्होंने आपस में हमें लड़ाया। जो सामुदायिक पार्टियां हैं उन्होंने हमें लड़ाया आपस में, लेकिन अब जो है आपस में सब मिल बैठकर आपस में सब वो कर रहे हैं और अब वो बात नहीं रही, सब खत्म हो गई। वो गलतफहमी थी या आप लोगों के साथ कुछ गड़बड़ हुआ था? नहीं, गड़बड़ तो वो आपस में जो गड़बड़ होती, जो है गड़बड़, वो उन बच्चों की थी, उन्हें जेल में है, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। वो जो कह रहे हैं मूड खराब हो गया था, मूड ठीक हो गया? हाँ जी, हाँ अब तो ठीक हो गया। ठीक है। उस समय क्यों खराब हो गया था मूड? उस zaman हो गया था, इन्होंने उस पर घेर कर था पाकिस्तान का, वो वहाँ हुआ था वो कांड, और दिखा दिया था कबाड़ का वो। यहाँ के असली मुद्दे, अगर वो मुद्दा नहीं है सामुदायिक मुद्दा, सांप्रदायिक मुद्दा, तो कौन है? प्रकार से जाट आरक्षण की बात आपने की। जाट आरक्षण जब मार्च 2015 में खारिज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद भाजपा की सरकार ने जो है एक मीटिंग बुलाई थी, प्रधानमंत्री जी से एक मीटिंग हुई, जो बड़ा डेलीगेशन वहां लेकर के गए थे। तो वहां प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये वादा किया कि आपकी मांग जायज है और हम शीघ्र ही जाट आरक्षण देंगे। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि फरवरी में बड़ा आंदोलन हुआ। एक साल बाद जब इंतजार किया, वहां पर भी हमारे 2 दर्जन से ज्यादा नवयुवक जो है शहीद हुए। उसके बाद भी आज तक एक कमेटी बनी थी, लेकिन कमेटी ने भी आज तक आरक्षण नहीं दिया है। ये क्षेत्र साइकिल की सवारी करेगा या फिर हाथी चापे वोट जाएगा, या भारतीय जनता पार्टी को कुछ उसी तरह की सफलता मिलेगी जिस तरह की साल 2014 में मिली थी? ये समझना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल भी, बहुत आसान भी। तमाम लोगों से मिलने के बाद कोई आप एक खास राय बना पाए, यह ऐसा लगता नहीं है। आभास जरूर होता। हम इस वक्त ऐसी जगह पर आ गए हैं जो कहीं न कहीं बहुत प्रभावी तरीके से 2014 के चुनाव को निर्णित करने में अपनी भूमिका निभा चुका है। नगला मुबारकपुर गांव, जहां से उस घटना की शुरुआत होती है जिसने पूरे देश में कहीं न कहीं लोगों को सकते में डाल दिया था, मुजफ्फरनगर दंगे। और इसी इलाके से स्टार्ट हुए थे। इसी गांव के वो लड़के थे जिनकी हत्या सबसे पहले हुई थी। और ऐसे में यहां आकर इस बात को समझना बहुत जरूरी कि क्या उस बात का वो दर्द जो है वो खत्म हो गया है, या फिर अभी भी उस दर्द की मौजूदगी है और इस बार के वोट में वो तब्दील होने वाली है। भूल रहे उन बात तो सब भूल गए, अब किसी का कोई नहीं रहा, आपस में एक दूसरे से प्यार सबको। वो एक गलती थी जो हुई थी। हाँ, तो गलती तो थी ही समय की, और वो उन्माद, वो भावनाएं जिस तरह से थी सामने आई थी, वो सब खत्म। कि यूं भी फसाद में सभी सामान जल गया, कहीं गीता जली कहीं कुरान जल गया, 2 मजहबों के बीच में देखा गया ना प्यार, मुझको तो ऐसे लगा जैसे मेरा भगवान जल गया। ना किसी जो सारे समाज को साथ लेके चलो, जो राड ना करवाओ, और जो राड करवाते हो सबरे के बारे को आगे बिना जाओ, कोई सी हो चाहे पार्टी हुआ, ऐसी पार्टी को वोट करियो। जो पार्टी हमारे में प्यार करवाती हो उसे दो, जो सबको साथ लेके चलती हो जत्ती बिरादरियों को, और जो एक को पूछ पकड़ उसका क्या करना, वही चाहिए छूट, बस कहीं के भी रहने के, घर के ना घेर के। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शरणवीर है जी। शरणवीर, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उन भावनाओं को कैप्चर करने में सबसे बेहतर तरीके से सफल रहे हैं जो इस क्षेत्र की हैं। आप बैठिए। उस दल को वोट न दो जिस दल की वजह से मुश्किलें आती हैं, आपस में भाईचारा टूटता है, उस दल को दो जो साथ लेकर चलता है। अब वो साथ लेके चलने वाला दल कौन साबित होने जा रहा है, तय ये हो रहा है आने वाले चुनाव में। लेकिन कहा यही जा रहा है इस क्षेत्र में आने के बाद कि भले ही भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत चुनौती पेश कर रही है, लेकिन उसके सामने इस बार बंटवारे की सियासत में विश्वास करके वोट देने वाले विरोध करेंगे या साथ आएंगे, इसकी संभावना 2014 की अपेक्षा इस बार संभवतः कम है। कैमरामैन राजू यादव के साथ संजीव त्रिवेदी, मुजफ्फरनगर, न्यूज़ 24।